नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जेएसपी ने मंगलवार को अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। ये दोनों पार्टियां यहां भाजपा के साथ गठबंधन कर लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। इस घोषणा पत्र पर नायडू और पवन कल्याण की तस्वीर है, लेकिन पीएम मोदी की तस्वीर नहीं है। इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि साझा घोषणा पत्र में पहले मोदी की तस्वीर थी, लेकिन बाद में उसे हटाकर जारी किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर भाजपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही इन दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र से पीएम मोदी की तस्वीर गायब क्यों है। कथित यौन उत्पीड़न मामले में कर्नाटक के हासन सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने पहली बार अपना पक्ष रखा है। प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न, सैकड़ों सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने और साजिश रचने के आरोप हैं। कई वीडियो वायरल होने के बीच प्रज्वल रेवन्ना के जर्मनी जाने की बात सामने आई है। सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने लिखा, पूछताछ में शामिल होने के लिए मैं बेंगलुरु में मौजूद नहीं हूं, इसलिए मैं अपने वकीलों के जरिए सीआईडी बेंगलुरु के संपर्क में हूं। सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सार्वजनिक मंच से खुले तौर पर आम कार्यकर्ताओं से बीजेपी को जिताने की अपील कर दी। दरअसल जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के रायनगर में शिवपाल सिंह यादव की जुबान फिसल गई। इस दौरान वो सपा को जिताने की अपील की जगह बीजेपी को जिताने की अपील कर गए, जिसको लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा हो रही है। हालांकि शिवपाल ने तुरंत अपनी गलती को सुधारा। इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल ने कहा कि आज देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। मैं जसवंत नगर के लोगों से कहना चाहूँगा कि इन बीजेपी वालों के ऐसा इंजेक्शन लगाना कि इनकी चीख दिल्ली तक पहुँचे। अधीर रंजन चौधरी का एक वीडियो बीजेपी वाले शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो जनता से कहते हुए सुने जा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बजाय बीजेपी को वोट देना बेहतर होगा। अधीर रंजन चौधरी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, चौधरी लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं और वो ममता बनर्जी के खिलाफ पहले भी बोलते रहे हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के कथित बयान, अगर कांग्रेस को नहीं तो बीजेपी को वोट दें लेकिन टीएमसी को नहीं, इस पर जयराम रमेश ने कहा कि मैंने वीडियो नहीं देखा है और मुझे नहीं पता कि वो किस संदर्भ में ये बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि 2019 में बीजेपी को जो सीटें मिली थी उससे बहुत ज़्यादा नीचे लाना। हम टीएमसी के साथ सीट बंटवारा नहीं कर पाए, लेकिन लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ लेफ्ट और ममता बनर्जी साथ हैं। प्रियंका गांधी ने असम में जनसभा में कहा कि भाजपा का अहंकार इतना बढ़ गया है कि आज इनके नेता कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल डालेंगे। ये हमारा संविधान ही है जिसने 75 सालों से देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता, एकता और अखंडता को बरकरार रखा है। संविधान के समक्ष मजदूर, किसान, ग्रामीण हों या प्रधानमंत्री और मंत्री, सबको समान अधिकार है। इसने जनता के हाथों में शक्ति दी है, कमजोर को सुरक्षा देता है, वंचित को आरक्षण देकर सशक्त करता है। जनता यह अहंकार बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में बम रखा होने की धमकी मिलने के बाद बुधवार की सुबह हड़कंप जैसे हालात हो गए। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां स्कूलों में पहुंच गईं। जिन स्कूलों में बम रखे जाने की धमकी मिली उनकी कक्षाओं को खाली करवा दिया गया। स्कूलों के बच्चों को वापस घर भेज दिया गया। ऐसे सभी स्कूलों के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये धमकी एक ही ईमेल से भेजी गई। यह ईमेल रूसी सर्वर से सुबह करीब 6 बजे भेजा गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि यह इत्तेफाक है या दिल्ली वालों को डराने की साजिश। बीजेपी प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने लिखा, लावारिस वस्तु को न छुएं, इसमें बम हो सकता है। ऐसे विज्ञापन टीवी पर दोबारा देखने के लिए कांग्रेस को वोट करें। और आज ही स्कूलों में बम होने की खबर फैलाई गई। क्या दिल्ली पुलिस बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बुलाकर इस मामले में पूछताछ करेगी? इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं पत्रकार रणविजय लिखते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए, 29 अप्रैल हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी, 2 दिन बाद 1 मई को 100 से ज़्यादा स्कूलों में बम होने की धमकी। चुनाव के बीच डर का माहौल कौन बना रहा है? कौन है जो बच्चों तक को नहीं छोड़ रहा है? इस डर के माहौल का फायदा किसे होगा? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक सवाल के जवाब में बताया कि रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कब होगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा करें। जयराम रमेश ने कहा कि मेरा मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। इसके अलावा तब तक जो भी जानकारी आ रही है वो सब गलत है। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के 10 दिन से ज्यादा और दूसरे चरण की वोटिंग के 4 दिन बाद मंगलवार को चुनाव आयोग ने दोनों चरणों की वोटिंग से जुड़े फाइनल आंकड़े जारी किए।
चुनाव आयोग के मुताबिक 19 अप्रैल को हुए पहले चरण की वोटिंग में 66.14% वोटर्स ने वोट किया था। वहीं दूसरे फेज में 26 अप्रैल को 66.71% वोटिंग हुई। हालांकि आयोग ने अभी भी संसदीय क्षेत्रों में वोटर्स की कुल संख्या नहीं बताई है। इसको लेकर अब एक नया विवाद उठता दिख रहा है। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि आयोग ने एक तो काफी देर से फाइनल डाटा जारी किया, लेकिन इसमें भी संसदीय क्षेत्रों में कुल वोटर्स की संख्या का डाटा नहीं दिया है। इसके कारण नतीजों में हेरफेर को लेकर उसकी चिंता बनी हुई है। द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि जैसे ही चुनाव आयोग ने मंगलवार देर रात आंकड़े जारी किए, सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि आखिरकार चुनाव आयोग ने पहले 2 चरणों के लिए अंतिम मतदान आंकड़े पेश किए हैं, जो काफी हद तक सामान्य से मामूली नहीं बल्कि अधिक हैं। लेकिन प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में वोटर्स की पूर्ण संख्या क्यों नहीं बताई जाती? जब तक यह आंकड़ा ज्ञात ना हो, ये प्रतिशत निरर्थक है। उन्होंने लिखा है कि परिणामों में हेरफेर की आशंकाएं अब भी बरकरार हैं, क्योंकि गिनती के समय कुल वोटर संख्या में बदलाव किया जा सकता है। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि दूसरा चरण समाप्त होने के 4 दिन बाद चुनाव आयोग वोटिंग का फाइनल आंकड़ा जारी करता है। चुनाव आयोग द्वारा 4 दिन पहले जारी की गई संख्या से 5.75% की बढ़ोतरी यानी मतदान में उछाल, क्या यह सामान्य है? योगेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले 35 साल में ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि चुनाव आयोग मतदान के सटीक आंकड़े जाहिर करने में 10 दिन से ज्यादा समय लगा देता है और उसके बाद भी सटीक आंकड़े जाहिर नहीं कर रहा है। इस तरह आंकड़े छुपाना चुनावों की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े करता है। देश में चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग कम से कम बाकी बचे हुए चरणों के एग्जैक्ट आंकड़े 24 घंटे में जारी करने चाहिए। वहीं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने कहा है कि 30 अप्रैल को ईसीआई ने जो आंकड़े जारी किए हैं, विपक्षी दलों को वो संदिग्ध लग रहे हैं। इससे ये चुनाव आयोग विवादास्पद बनता जा रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि वैसे तो राजनीति की भाषा में इसे शिष्टाचार मुलाकात कहते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर समझता हूं कि ये एक आत्मीय मुलाकात थी। देश में जो स्थिति है, जिस तरह तानाशाही चल रही है कि किसी को भी पकड़कर जेल में बिना वजह बंद कर देना, इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और तानाशाही के खिलाफ इस लड़ाई में हम एकजुट हैं। ये बताने के लिए कि इस लड़ाई को हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे और देश में संविधान और लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, उसे बचाएंगे। बीजेपी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया पार्टी, बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी, इजराइल के लिकुड पार्टी सहित 18 पार्टियों को चुनाव कैंपेन देखने के लिए आमंत्रित किया है। बीजेपी ने बताया है कि 10 देशों से राजनीतिक पार्टियां चुनाव अभियान का सीधा अनुभव लेने के लिए भारत आ रही हैं। इन पार्टियों के प्रतिनिधि 1 मई को बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि एक व्यक्ति को 2 वैक्सीन के हिसाब से लगभग 80 करोड़ भारतीयों को कोविशील्ड वैक्सीन दी गई है, जिसके बारे में उसका मूल फॉर्मूला बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि इससे हार्ट अटैक यानी हृदयघात का खतरा हो सकता है। जिन लोगों ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण अपनों को खोया है या जिन्हें वैक्सीन के दुष्परिणामों को आशंका थी, अब उनका शक और डर सही साबित हुआ है। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। ऐसी जानलेवा दवाइयों को अनुमति देना किसी की हत्या के षड्यंत्र के बराबर है और इसके लिए जिम्मेदार सभी पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। सत्ताधारी दल ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से राजनीतिक चंदा वसूल कर जनता की जान की बाजी लगाई है। ना कानून कभी इन्हें माफ करेगा, न जनता। इस मामले में सर्वोच्च स्तर पर न्यायिक जांच हो। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर मतदान की तारीख बदल दी है। दक्षिणी कश्मीर में पड़ने वाली इस लोकसभा सीट पर तीसरे चरण यानी 7 मई के बजाय अब आज 6वें चरण यानी 25 मई को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग का कहना है कि कुछ पार्टियों ने खराब मौसम और लॉजिस्टिक को वजह बताते हुए चुनाव की तारीख बदलने का आवेदन किया था। बीजेपी और गुलाम नबी आज़ाद की अपनी पार्टी उन पार्टियों में शामिल है जिन्होंने तारीख बदलने की अपील की थी। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर वोटिंग की तारीख बदल दी है। इस सीट से पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस से मियां अल्ताफ अहमद उम्मीदवार हैं। वोटिंग की तारीख बदले जाने के बाद महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि अनंतनाग राजौरी चुनाव केवल इसलिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि उन्हें डर है कि महबूबा मुफ्ती भारी जीत हासिल करेंगे। वे संसद में निडर आवाज नहीं चाहते, लेकिन हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि इंशाल्लाह वो बड़े अंतर से चुनाव जीतें। राहुल गांधी ने कहा है कि कर्नाटक में महिलाओं के साथ हुए विभत्स अपराध पर भी नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह शर्मनाक चुप्पी साध ली है।
प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा कि सब कुछ जानकर भी सिर्फ वोटों के लिए उन्होंने सैकड़ों बेटियों का शोषण करने वाले हैवान का प्रचार क्यों किया। आखिर इतना बड़ा अपराधी बड़ी सहूलियत के साथ देश से फरार कैसे हो गया। कैसरगंज से कर्नाटक और उन्नाव से उत्तराखंड तक बेटियों के गुनाहगारों को प्रधानमंत्री का मूक समर्थन देश भर में अपराधियों के हौसले बुलंद कर रहा है। क्या मोदी के राजनीतिक परिवार का हिस्सा होना अपराधियों के लिए सुरक्षा की गारंटी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस अपने प्रचार के लिए हर तरह के हथगंडे, डर, भ्रम, अफवाह और अब डीप फेक का इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के इस आरोप को खारिज कर दिया कि लोकतंत्र खत्म में है या बीजेपी सरकार आरक्षण छीनना चाहती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया था। मणिपुर में हिंसा का सिलसिला अब भी रुका नहीं है। सोमवार को देर रात सुरक्षा बलों ने मणिपुर के बिष्णुपुर में हथियारों के साथ 11 बदमाशों को हिरासत में लिया, लेकिन इसके बाद मीरापाबी संगठन की महिलाओं ने बीच सड़क जबरदस्त प्रदर्शन और हंगामा किया, ऐसा कि सुरक्षा बलों से सभी बदमाशों को छुड़ा ले गईं। मीरापाबी मैतेई समुदाय की महिलाओं का एक संगठन है। अभिनेत्री रूपाली गांगुली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आकर वो पार्टी में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब मैं विकास का महायज्ञ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे इसमें भाग लेना चाहिए। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। मैं मोदी जी के बताए रास्ते पर चलना चाहती हूँ। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में गिरफ्तार किए गए एक आरोपी अनुज थापन ने सुसाइड कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि आरोपी अनुज ने बुधवार 1 मई को पुलिस कस्टडी में खुदकुशी की कोशिश की। अनुज को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था। न्यूज एजेंसी एएनआई ने मुंबई पुलिस के हवाले से अनुज थापन की मौत की जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि हिरासत में सुसाइड की कोशिश करने वाले अनुज थापन को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।